नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बड़ौदा का किंग कौन होगा, इसके लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान के लिए बनाए गए हैं 280 बूथ। कोरोना काल में बूथों पर खास इंतजाम किए गए हैं। बूथ नंबर 151 महिला मतदान केंद्र है। 5 बूथों को आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया गया है। मतदान को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो 280 बूथ यहां पर मतदान के लिए बनाए गए हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। उपचुनाव के लिए 280 बूथ बनाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए ही बूथों पर खास इंतजाम किए गए हैं। बूथ नंबर 151 को महिला मतदान केंद्र बनाया गया है। 5 बूथों को आदर्श केंद्र बनाया गया है। इसके साथ ही 54 में से 20 गांवों में अति संवेदनशील बूथ तैयार किए गए हैं। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे विधानसभा को 6 जोन में बांटा गया है। सभी जोन में डीएसपी के हाथों की में जो सुरक्षा है उसकी कमान रहेगी। डीएसपी के नीचे 10-10 इंस्पेक्टर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक पेट्रोलिंग पार्टी को दिए गए हैं 2 से 3 गांव। तो इस तरीके से पूरे सुरक्षा के खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो बड़ौदा के रण में कौन बाजी मारता है, इसको लेकर जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। सभी जोन में जो है खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एक पेट्रोलिंग पार्टी को 2 से 3 गांव दिए गए हैं। तो बड़ौदा के रण में कौन बाजी मारता है और कौन बड़ौदा का किंग साबित होता है, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो बीजेपी ने जहां योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल के सामने बड़ौदा की सीट बचाने की चुनौती दी है। जबकि इनेलो की ओर से जोगेंद्र मलिक को एक बार फिर से बड़ौदा के मैदान में उतारा गया। तो 3 प्रत्याशियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने एक बार फिर से यहां पर योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को मैदान में उतारा है, जिनके सामने कांग्रेस की सीट बचाने की चुनौती रहेगी। वहीं इनेलो की तरफ से जोगेंद्र मलिक को मैदान में उतारा गया है, भरोसा जताया गया है। लेकिन बाजी कौन मारता है, इसे लेकर जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी और आज इनकी किस्मत का फैसला जनता की तरफ से ईवीएम में कैद कर दिया जाएगा। तो 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके साथ ही एक एक करके हम आपको प्रत्याशियों का पूरा प्रोफाइल बताते हैं, जिसमें सबसे पहले बात पहलवान योगेश्वर दत्त की करते हैं, जिसे बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारा गया है। ओलंपिक पदक विजेता है। इसके साथ ही बीजेपी की टिकट पर ये दूसरी बार मैदान में उतरे हैं। साल 2019 में बड़ौदा से ही चुनाव लड़ा था विधानसभा का। 2019 विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी ने फिर से इन्हें मैदान में उतारा है और योगेश्वर के सामने बड़ौदा में कमल खिलाने की चुनौती रहेगी। वहीं इंदुराज नरवाल की बात की जाए तो कांग्रेस ने इन्हें मैदान में उतारा है। सीट बचाने की चुनौती रहेगी। भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है ये बड़ौदा। और बड़ौदा विधानसभा 2005 से 2010 तक जिला पार्षद भी रह चुके हैं। पहले हमने आपको योगेश्वर दत्त का प्रोफाइल बताया। इसके साथ ही अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस से इंदुराज नरवाल पर भरोसा जताया गया है, जिनके सामने कांग्रेस की सीट बचाने की चुनौती रहेगी। भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। 2010 तक जिला पार्षद रह चुके हैं। जाट बहुल क्षेत्र इंदुराज नरवाल की ताकत है। इंदुराज के सामने बड़ौदा सीट बचाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार 2009, 2014 और 2019 में यहां कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि बड़ौदा की सीट पर कौन बाजी मारता है। बात अगर इनेलो की करें तो जोगेंद्र मलिक यहां से प्रत्याशी हैं। इनेलो ने जोगेंद्र मलिक पर भरोसा जताया है। मूल रूप से बड़ौदा गांव के रहने वाले हैं जोगेंद्र मलिक। साल 2019 में बड़ौदा से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। इनेलो की टिकट पर जोगेंद्र मलिक
फिर से मैदान में उतरे हैं। 2019 चुनाव में 5वें नंबर पर रहे थे। महज 3145 वोट इन्हें मिले थे, लेकिन कड़ी टक्कर अगर बात की जाए तो कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में ही यहां पर देखी जा रही है। और हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बड़ौदा से। नितिन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से खास इंतजामात आज मतदान को लेकर वहां पर किए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो बड़ौदा उपचुनाव है इसके लिए जो जिम्मेवारी है सोनीपत प्रशासन की बढ़ गई थी, क्योंकि कोरोना काल अभी चल रहा है। उसको देखते हुए जो है अब की बार जो अधिकारी हैं उन्होंने पीपीई किट पहन ली है। यहां तक कि सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के जो तहत ही अंदर जाने दिया जा रहा है और एक समय पर सिर्फ एक मतदाता ही अंदर जा रहा है और वोटिंग करके वापस आ रहा है। उसके साथ साथ सैनिटाइजर का यूज किया जा रहा है, जो क्योंकि जो कोरोना काल है उसको देखते हुए जो प्रशासन है वो सख्त है। वहीं अगर पुलिस इंतजामातों की बात कर ली जाए तो 6 जोन में अब की बार बड़ौदा हल्के को बांटा गया है, जो वहां पर एक डीएसपी, उसके बाद एक इंस्पेक्टर उनके नीचे और उनके नीचे 2 सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी आपातकालीन अगर स्थिति होती है तो 5 बजे 10 मिनट का समय पुलिस को दिया गया है कि रिस्पॉन्स 5 से 10 मिनट में दिया जाएगा। उसके साथ ही जो बात करी जाए, इसके जो संवेदनशील जो बनाए गए हैं वो 20 गांव है, 54 गांव टोटल बड़ौदा हल्के में आते हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सीआरपीएफ की टीम भी हरियाणा पुलिस के साथ रहेगी, ताकि कोई घटना हो तो उसे जो है वहां पर काबू में कर लिया जाए। इसके साथ साथ जो एसपी और सोनीपत डीसी हैं वो खुद अब बड़ौदा हल्के में पहुंच चुके हैं और एक मतदान केंद्र पर वो जाकर देख रहे हैं। जी नितिन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो लोगों में किस तरीके का उत्साह, अगर वैसे तो सुबह सुबह का ये वक्त है लेकिन अभी जो है किस तरीके का उत्साह वहां पर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, फिलहाल हमारी मौजूदगी है वो बड़ौदा हल्के के भैंसवाल गांव में है। जो योगेश्वर दत्त है बीजेपी के उम्मीदवार, उनके बूथ पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर जो है मतदान के समय से पहले ही लोगों में उत्साह देखने को मिला और खासा उत्साह अब की बार महिलाओं में देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं हैं वो बूथ संख्या में यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रही है, लेकिन जो कोरोना काल है उसके तहत जो डिस्टेंसिंग के नियम है वहां पर समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक जो रुझान है मतदाताओं में वो बहुत ज्यादा अब की बार देखा जा रहा है। जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कौन होगा बड़ौदा का किंग, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा, लेकिन आज जो है इनकी किस्मत जनता की तरफ से ईवीएम में कैद की जाएगी। कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सीट बचाने की चुनौती है तो वहीं बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि विकास के मुद्दे पर यहां पर उनका ही जो उम्मीदवार है वो जीत हासिल करेगा। देखना यह होगा कि कौन बड़ौदा का किंग बनता है। तो कॉमरेड बलविंदर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई है। तरनतारन में शौर्य चक्र विजेता की हत्या हुई थी। बाइक सवार 2 नकाबपोश ने गोली मारी थी, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कॉमरेड बलविंदर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिद्धार्थ अरोड़ा हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, बड़ी खबर यह है कि जो आरोपी है उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगी सूत्रों के हवाले से जो बड़ी हमें पता चला है कि पुलिस को जो बड़ी कामयाबी जो मिले, क्योंकि कॉमरेड बलविंदर सिंह था जिनका थोड़े दिन पहले ही कत्ल हुआ था और पुलिस ने इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पुलिस ने जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में और चारों लोग जो हैं वो अलग अलग जिलों से संबंधित हैं, जैसे कि गुरदासपुर, लुधियाना और उसके साथ दीनानगर और पठानकोट के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में इन चारों से पूछताछ भी कर रही है और सबसे बड़ी बारिश में ये निकल के सामने आई है कि सूत्रों के हवाले से भी ये भी जानकारी मिली है कि हरिके दरिया के अंदर से जो मोटरसाइकिल है उसके टुकड़े कर जो यूज किया गया था इस घटना में, जो गोली चलाई गई थी, जो वो आए थे इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया था 2 युवकों ने, जो इस मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो 2 युवक आए थे उन दोनों ने जो है
ये मोटरसाइकिल यूज किया था उसको भी पुलिस ने जो है बरामद कर दिया। हरिके दरिया में से इसको इन दोनों को जो है टुकड़ों को जो है बरामद किया गया। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बता नहीं, लेकिन ये हमें जानकारी जो मिली है। जी सिद्धार्थ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर यह है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 की तस्वीरें सामने आई थी, सीसीटीवी की फुटेज सामने आई थी। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। तरनतारण में शौर्य चक्र विजेता की हत्या हुई थी, जिसके बाद बड़ी बात यह है कि 4 आरोपियों को की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। आपको बलविंदर हत्याकांड से जुड़ी खबर का अपडेट दे रहे हैं, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोगों पर हत्या का आरोप था। 2 लोगों की तस्वीरें भी सामने आई थी। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से जो बाइक इस्तेमाल की गई थी हत्या के वक्त, वो भी बरामद कर ली गई है। और केएमपी एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पिकअप ने ट्रक को यहां पर टक्कर मारी है। 5 की मौत हो गई है। मृतकों में से 3 महिलाएं भी शामिल हैं, 8 घायल। सोनीपत के गांव पाई के पास ये पूरा हादसा हुआ है। राजस्थान के भिवाड़ी में यूपी से मेरठ जा रहे थे सभी, इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। राजस्थान के भिवाड़ी से पूजा कर लौट रहे थे सभी घायल। मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों को रोहतक, पीजीआई और खरखोदा में भर्ती करवाया गया है। तो केएमपी एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक पिकअप ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। खबर ऊना से है। ऊना में आग का कहर देखने को मिला है। आग का गोला, यहां पर एक कार बन गई। सड़क किनारे धू धू कर कार जलने लगी है। बाल यहां पर सभी जो कार सवार लोग थे वो बच गए हैं। मरीज को लेकर हॉस्पिटल गए थे कार सवार, और इसी दौरान ही पूरा हादसा हुआ है। दमकल विभाग ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। तो आग का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक कार धू धू कर अचानक से ही जलने लगी। लेकिन गनीमत की बात यह है कि कार में बैठे किसी भी शख्स को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक गाड़ी जो हमारे जोनल हॉस्पिटल के पास ऊना में खड़ी थी, उसको खड़ी गाड़ी को आग लगने का मामला जो है वो हमारे पास रिपोर्ट हुआ है। इसमें हमने गाड़ी के आजू बाजू सीट ऑफ फायर तलाशने की जो कोशिश है वो जारी है। आईओ मौके पर है और अभी आग लगने के निश्चित जो कारण रहे उनका कोई खुलासा नहीं हो पाया। और जांच और अब किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। पंजाब सरकार ने 31 जथेबंदियों के साथ मीटिंग बुलाई है। 4 नवंबर को किसान भवन में एक अहम बैठक होगी। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा को भी निमंत्रण भेजा गया है। अभी कई जथेबंदियों के पास निमंत्रण नहीं पहुंचा है। मालगाड़ियों पर रोक की वजह से नुकसान पर यह मंथन किया जाएगा और इसी को लेकर अब बैठक होगी। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब सरकार ने 31 जथेबंदियों के साथ मीटिंग बुलाई है। 4 नवंबर को ये बैठक होगी और किसानों के मसले पर यह बैठक की जाएगी। 4 नवंबर को अहम बैठक सरकार की जो है किसानों के साथ होगी। 31 जथेबंदियों को न्योता भेजा गया है। अर्शदीप हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। अर्शदीप, क्या कुछ अपडेट? जी कुसुम, सरकार के द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई है। 31 जथेबंदियों को बुलावा भेजा गया है और कल 10 बजे किसान भवन में मीटिंग होगी। रेल रोको आंदोलन जो चल रहा था उसी को लेकर ये मीटिंग है। और हालांकि 30 जथेबंदियों ने रेलगाड़ियों को मतलब आने के लिए रास्ता छोड़ दिया था, मालगाड़ियों के लिए रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन एक जथेबंदी जो है प्राइवेट थर्मल प्लांट, 2 थर्मल प्लांट जो हैं उनकी प्राइवेट लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं और बीच में कुछ मालगाड़ियों को रोका भी गया था 2 दिन जब चली थी। तो उसकी वजह से भारत सरकार ने कहा था कि हम मालगाड़ियां तब तक नहीं चलाएंगे जब तक लाइन पूरी तरह क्लियर नहीं होती और जब तक पूरा एश्योरेंस नहीं होता कि पूरी सेफ्टी से मालगाड़ियां चल सकती हैं। तो उसी को लेकर आज मीटिंग है और दूसरा कल मीटिंग है और दूसरा एक चिट्ठी भी साथ में पंजाब सरकार के द्वारा लगाई गई है कि क्या क्या चीजों में नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, मालगाड़ियां रुकने की वजह से। जैसे खाद वगैरह का सीजन है तो खाद जो आनी है उसकी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा बिजली की जो समस्या है, कोयला ना आने की वजह से वो समस्या है। दूसरा जो फसल उठाई गई है मंडियों से
को बाहर ना भेजने की वजह से मालगाड़ियां की भी चल नहीं रही, तो उसके भंडारण में भी समस्या आ रही है। इस तरीके की जो समस्याएं आ रही हैं पूरे आंकड़ों के समेत उसकी जानकारी दी गई है पंजाब सरकार के द्वारा, और इसी के बारे में बातचीत होगी। जी अर्शदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 31 जत्थेबंदियों के साथ बैठक बुलाई है, कल ये बैठक होगी, किसान भवन में बैठक होगी, किसानों के मसले पर ही ये बैठक होगी। जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसी को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जो रेल गाड़ियों को रोका गया है, ट्रैक पर किसान जमे हुए हैं, उसी मसले पर सरकार इनसे बातचीत करेगी ताकि आवाजाही को दुरुस्त किया जा सके, जो नुकसान हो रहा है उसे बचाया जा सके। पंजाब कांग्रेस के 7 सांसदों की दिल्ली में बैठक, पंजाब में मालगाड़ियों को रोकने के मुद्दे पर यह चर्चा की जा रही है। ग्रामीण विकास निधि के 1000 करोड़ जारी करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने के निर्देशों पर दिल्ली गए कांग्रेस सांसद रेलवे और वित्त मंत्री से मांगी है मुलाकात का वक्त, और इसी मसले को लेकर कल बैठक भी होने वाली है। किसान आंदोलन को लेकर 31 जत्थेबंदियों की बैठक बुलाई है, लेकिन इसी के साथ ही बैठकों का दौर लगातार जारी है। पंजाब कांग्रेस के 7 सांसदों की दिल्ली में बैठक होगी। पंजाब में मालगाड़ियों को रोकने के मुद्दे पर यह चर्चा की जाएगी। ग्रामीण विकास निधि 1000 करोड़ जारी करने की भी मांग की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली गए हैं कांग्रेस सांसद, और ये सब मसलों को लेकर लगातार बातचीत का दौर जारी है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੀਐਮਓ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਤਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਐ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ, ਰੇਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, और जे कोई साडे नाल माड़ी करे असीं चलते। अब खबर हिमाचल से है। देवभूमि हिमाचल में जुर्म की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और कैदियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अपराध का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही सालों के भीतर जेलों में कैदियों की संख्या करीब 10,000% की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल में अपराध करने वाले कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते नालागढ़ मंडी से कुल्लू तक जेलों का विस्तार तेजी के साथ किया जा रहा है। जबकि पूरे देश में हिमाचल का नाम जेल सुधार में सबसे आगे है, लेकिन नालागढ़ से हर साल करीब 500 कैदी सोलन की जेल में लाए जाते हैं। इस कारण काफी परेशानियां होती हैं। कई बार तो कैदी भागने तक में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन 2021 में नालागढ़ में जनवरी तक जेल कारागार बनके तैयार हो जाएगा। नई जेल में अधिक सुविधाएं होंगी और नेल्सन मंडेला रूल के हिसाब से जेलें बनाई जाएंगी। जहां तक सुरक्षा की बात है, जेल में पहले जैसी डरावनी दीवारें नहीं होंगी। हमने सरकार को एक प्रपोजल दिया और उन्होंने इसको माना भी, और नालागढ़ की जेल लगभग बनकर तैयार है।
मैंने उनको दिसंबर का टारगेट दिया है कि इसको कंप्लीट करके हमें चालू करना है। दिसंबर नहीं तो जनवरी तक मुझे उम्मीद है कि हम उस जेल को चालू कर पाएंगे। इससे जो न्याय प्रक्रिया है उसको सुविधा होगी और पुलिस को ज्यादा सुविधा इससे होगी। एनसीआरबी की साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक अपराध में हिमाचल का रैंक घट गया था, लेकिन 2019 में 1439 मामले हो गए जो नशे के अधीन थे। एनडीपीसी एक्ट के तहत क्राइम में हिमाचल, केरल और पंजाब के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। इसके तहत सैकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 1700 होते थे, 1300 होते थे, 1300 से मैक्सिमम ये 2550 तक गए हैं। तो आज के दिन कोई 2300-2400 है। तो ये जो है, क्योंकि हमने पैरोल पे बहुत छोड़े हुए हैं, तो इसीलिए ये जो अभी है हमारी इतनी ज्यादा हमारे पास कैपेसिटी हो जाएगी कि अगले 2 दशकों तक तो शायद हमें और जेलों के निर्माण की आवश्यकता नहीं। भले ही आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पर सरकार का पूरा प्रयत्न है कि देश जल्द ही अपराध मुक्त हो जाए। जैसे जैसे देश विकास करेगा वैसे वैसे क्राइम रेट घटता जाएगा। रिपोर्टेड क्राइम है वो बढ़ रहा है और यहाँ पर ये देखना होगा कि अभी जो नालागढ़ और जो कल्पा में जो जेल बन रही है या जल्दी जो बनकर तैयार होंगी उनमें किस तरह की सुविधाएं जो है दी जा रही हैं और जो पहले की जो जेलें बनी हुई हैं उनके मुकाबले कितना अंतर आता है। और ये भी देखना होगा कि ये जो दावा बार बार किया जाता है कि अपराध मुक्त हिमाचल किया जाएगा, तो ये दावे आगे कहां खड़े होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। शिमला से कैमरा सहयोगी रोशन शर्मा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।